Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Danish Subas is A2 business and for June 22 session. And आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक recent paper जो है that is November 2021 इसके questions discuss करूंगा. मैं descriptive questions तरफ जाऊंगा and my focus is going to be section A. और लास्ट जो मेरी जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने बात की थी कि केस स्टडी पढ़ते वक्त क्या सारी चीज़ें जो हैं उसमें क्या आपको चीज़ें जहन में रखनी होती हैं। और अब जो मैं बात करने लगा हूँ कि जब आप वो कीवर्ड्स देख रहे होते हैं, कैसे आपको स्ट्रक्चर करना है, कैसे आपको क्वेश्चंस देखने हैं, किस तरह से आपने क्वेश्चन को रीड आउट करना है। आई वोंट बी रीडिंग आउट द केस स्टडी, लेकिन मैं जो क्वेश्चंस हैं मैं उनकी तरफ जाऊंगा, कैलकुलेशन तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि कैलकुलेशंस की मैंने सारी एक वीडियो जो है पहले ही एक अपलोड की हुई है, तो यू जस्ट गो एंड रेफर दैट वीडियो। उसमें सारी कैलकुलेशंस मैंने की हुई है। अब मैं उनके स्ट्रक्चर क्वेश्चंस की तरफ आऊंगा कि स्ट्रक्चर क्वेश्चंस को किस तरह से हैंडल करना होता है और किस तरह से आप कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो हमारे पास जो इस वक्त जो कंसर्न पेपर है इट्स बेसिकली इट्स अक्टूबर नवंबर 2021। सही है। और जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि इट्स अ 3 आवर मैराथन पेपर और 3 घंटे के लिए आपको प्रैक्टिस करनी लाजमी है। तो जब आप वो प्रैक्टिस करेंगे तब आपकी चीज सामने आती है। सो लेट्स गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और अगर आप देखें वैसे अगर इस के जो ऊपर जो ये सारी के सारी जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं उन इंस्ट्रक्शंस के अंदर आप इस चीज को प्लीज जहन में रखेंगे, ये चीज जो है ये काफी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई सेड कि यू कैन मेक अ चीट शीट। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि यू मे यूज HB पेंसिल फॉर एनी डायग्राम, यानी कि CPA को आप पेंसिल से ड्रॉ करें, कोई मसले की बात नहीं है। डिसीजन ट्री पेंसिल से ड्रॉ करें, कोई मसले की बात नहीं है। यही दो कैलकुलेशन, दो चीजें हैं जो एग्जिस्ट कर सकती हैं। अगर आपने कोई ग्राफ बनाना है, आप उसके लिए, वैसे ग्राफ बनाने के लिए कभी आएगा नहीं, लेकिन ग्राफ बना हुआ जरूर आ सकता है, उसमें टाइम की एक्सटेंशन के लिहाज से जरूर बात की जा सकती है। तो शायद वो चीज जो है उसके लिए आप पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं सेल्स फोरकास्टिंग के अंदर। ठीक है। एंड देन रफ वर्किंग, अगर आपने कोई रफ वर्किंग करनी है, कोई कैलकुलेशन से रिलेटेड रफ वर्किंग करनी है, या आपने कोई पॉइंटर्स लिखने हैं या कुछ ऐसा की बात करनी है जो आप अपने क्वेश्चन के आस पास लिखना चाह रहे हैं, व्हाट आई मीन कि ये जो आपके पास फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन आ रहा है एंड यू रियली वांट टू राइट समथिंग ओवर हियर लाइक दिस। ठीक है। सो विद पेंसिल यू आर ऑल अलाउड। ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो शायद आपको इस चीज को जहन में रखेंगे, ये आपको इस चीज का प्रेमिसेस शेयर करती हैं कि आप इस तरह से जो रफ वर्क है वो आप कर सकते हैं और उसके ऊपर आपको कोई किसी तरह की कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है। दे आर नॉट गोइंग टू चेक इट। ठीक है। तो इवन अगर आपका आंसर इस पैरामीटर में कहीं पर आपका आंसर एग्जिस्ट भी कर रहा है इस जगह पर, या इस जगह पर आप अपना आंसर लिख रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आपके पास जगह खत्म हो चुकी है, तो वो भी कंसिडर नहीं होगा। ठीक है। तो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखिए। अच्छा जी। अब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन आता है, दिस इज ऑलवेज 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 विद अ कीवर्ड ऑफ एनालाइज। ठीक है। और ये चीज प्लीज ध्यान में रखिएगा, जब हम बात कर रहे हैं एनालाइज के लिहाज से, तो एनालाइज का जो ओवरऑल मतलब है वो ये है कि आपको इवैल्यूएशन नहीं करनी है। ठीक है। आपको इवैल्यूएशन नहीं करनी है, यू हैव टू जस्ट एनालाइज, यानी कि आपने कोई पॉइंट लिखना है, आपने उसको लिंक करना है और आपने उसका इम्पैक्ट ओवर द बिजनेस बताना है, यानी आपने उसको एक्सप्लेन करना है। और दूसरी चीज जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ एफ ऑफ द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर इंडस्ट्री। तो इसका मतलब ये कि आपके पास ये इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई के लिहाज से कुछ चीजें जो आपको आइडेंटिफाई करनी है, और अगर आप ये चीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो दैट्स गुड इनफ। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इसके लिहाज से कि अगर आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर आपके पास ये एडवांटेजेस भी आपको क्लियर करने हैं और आपको ये भी करना है, तो देयर फोर अकॉर्डिंग टू आवर लास्ट क्लास सेशन उसके लिहाज से अगर मैं बात करूं तो हम लोगों को जो एडवांटेजेस लिखने हैं वो हमें लिखने हैं 3। ठीक है। और हर एक एडवांटेज के बाद आपको जाकर दोबारा से क्वेश्चन पढ़ना है। तो इस आंसर का स्ट्रक्चर क्या होगा? इस आंसर का स्ट्रक्चर ये होगा कि आपके पास जो पहला पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ 1 जो होगा, उसमें आप डेफिनेशन दे देंगे। ठीक है। ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो पैराग्राफ 2 होगा उसके अंदर आप एडवांटेज 1 लिखेंगे ऑफ प्राइवेटाइजेशन।
उसको आप लिंक करेंगे केस के साथ, ठीक है, एंड देन यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट, यानी कि ये आपकी एनालिसिस बन जाएगी। आप उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, यानी कि उसका अफेक्ट देंगे किस तरह से ये अफेक्ट कर रही है टू इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर इंडस्ट्री को, ठीक है, बेनिफिट के तौर पे। अगर इसको प्राइवेटाइज किया जाता है तो क्या होगा, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, चॉइसेस बढ़ सकती हैं, डिफरेंट एरियाज में अच्छी प्रोग्रेस हो सकती है, ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ सकती है, कॉस्ट कट के ऊपर जा सकते हैं, रिलेटिवली ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, और मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हो सकती हैं। तो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। देन पैराग्राफ 3 के अंदर हम जाएंगे तो इस तरह से हम एडवांटेज नंबर 2 लिखेंगे, सही है, उसको लिंक विद केस करेंगे और उसके साथ हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग फॉर पैराग्राफ नंबर 4 एडवांटेज नंबर 3, सही है, एंड देन वी मूव ऑन विद द सेम थिंग अगेन। याद रखिएगा कि ये जो आपके पास ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, ये बॉक्स जो है, दिस बॉक्स इज ऑल अबाउट योर एप्लीकेशन। अगर ये बॉक्स आपका एप्लीकेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो याद रखिएगा कि आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला। दिस इज ऑल एप्लीकेशन, दिस इज ऑल फ्रॉम द केस स्टडी, ठीक है। ये जो बॉक्स बन रहा है, ये बॉक्स इज ऑल अबाउट योर नॉलेज, ठीक है, ये आपका पूरा नॉलेज बॉक्स है, ठीक है। और नॉलेज बॉक्स का मतलब ये है कि इसके अंदर आप जो है वो डेफिनेटली, और ये जो आपके ऊपर डेफिनेशन है ये भी आपकी नॉलेज बॉक्स है, ठीक है, ये भी आपका नॉलेज बॉक्स है। तो इसके लिहाज से प्लीज ध्यान में रखिएगा कि नॉलेज जो है इट्स ऑलवेज देयर इन योर आंसर। और ये जो आपका आखिरी जो डब्बा बना हुआ है एक्सप्लेनेशन का, जिसको आप समझा रहे होंगे कि बिजनेस को कैसे अफेक्ट होगा, ये जो आपके पास पूरा का पूरा डब्बा है, इस डब्बे को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये डब्बा जो है दिस इज नोन एज योर एनालिसिस, ठीक है। तो एवरीथिंग इज देयर इन योर आंसर। तो इसके लिहाज से इसी ध्यान में रखें कि आपके आंसर में हर वो चीज होनी चाहिए जो शायद आपके आंसर के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्ट्रक्चर योर आंसर। अब आ जाते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड अगला क्वेश्चन इज अबाउट योर कैलकुलेशन। सही, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन निकालनी है, केस स्टडी के अंदर डेटा गिवन होगा, और इंक्रीज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिहाज से दो कंट्रीब्यूशन निकलेंगे, उनको आपस में माइनस कर देंगे तो आपके पास इंक्रीज निकल आएगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ जो इसका पार्ट बी। इस पार्ट बी के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स हैं जिनको हम लोगों ने जहन में रखना है, दैट इज फर्स्ट कीवर्ड इज वेदर, ठीक है। evaluate whether total quality management is sufficient to resolve FF's production problem। अब ये याद रखना कि जब कभी भी आपके पास, कभी भी आपके पास ये वेदर का कीवर्ड आए तो वेदर के बाद जो भी कोई लाइन लिखी गई है, जो भी कोई लाइन लिखी गई है, ये याद रखिएगा, इस लाइन को आपने एग्री भी करना है और डिसएग्री भी करना है। ये आप कब करेंगे, जब आपके पास कीवर्ड आ जाएगा वेदर का। 12 मार्क के अंदर जब तक आपसे वेदर के बारे में बात नहीं की जाती ना, आप कभी उसके एग्री और डिसएग्रीमेंट पे नहीं जाते, आप सिर्फ उसके तरफ जाते हैं कि हाँ यार ठीक है तुम ये कह रहे हो तो सही है। लेकिन अगर उसे कीवर्ड लिख दिया एक्सटेंट, या उसे वर्ड लिख दिया व्यू, या उसे लिख दिया वेदर, तो इसका मतलब ये कि अब आपने ओरिजिनली इस आंसर के अंदर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका जो आंसर है वो किस तरह से स्ट्रक्चर होना है। और इसमें जहन में रखो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर सिंस दे हैवंट आस्क्ड यू टू यूज योर डेटा फ्रॉम पार्ट ए, सही है, एंड अदर इन्फॉर्मेशन के लिहाज से बात नहीं की गई, तो इसका मतलब ये कि अगर हम उस डेटा को इस्तेमाल करके अपने पॉइंट को वेरीफाई करने की भी कोशिश कर दें तो दैट इज गोइंग टू बी एन एडेड बेनिफिट। तो अब अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई आ जाए तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमारे पास पहला, क्या मैं इस पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ 1 के अंदर क्या मैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की डेफिनेशन दूं, बिल्कुल दे दीजिए, अगर आपका बहुत दिल चाह रहा है तो दे दीजिए, सही है, क्योंकि दिस इज द नॉलेज पॉइंट, ठीक है। आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का डेफिनेशन दे दो, सही है। उसके बाद आपने जो बात करनी है वो आपने ये बात करनी है कि यार ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई कि टोटल क्वालिटी TQM इज सफिशिएंट, आप कहोगे हाँ इट इज सफिशिएंट, ये आप आओगे यस इट इज सफिशिएंट, एंड देन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट नो इट इज नॉट सफिशिएंट, यानी कि देयर आर अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, ठीक है। तो अदर एस्पेक्ट्स को भी आपने डिस्कस करना है, ठीक है जी। तो आपके पास अब आपने, क्योंकि आप सफिशिएंट करना चाह रहे हो, क्योंकि आपने आप ये समझते हो कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, ये जो इसमें एक हाईलाइटेड एलिमेंट है, इसको ऐसा से कर लेता हूं, ये जो हाईलाइटेड एलिमेंट है ये, और ये जो सफिशिएंट प्रॉब्लम्स के लिहाज से जो बात कर रहा है, प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स की जो बात कर रहा है, ये जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है, इस पर मेरी इवैल्यूएशन नजर आनी चाहिए, ठीक है। यानी मुझे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का फायदा लिखना है, फायदा लिखने के बाद मुझे उसको समझाना है और उससे मुझे ये बताना है कि इससे किस तरह से एक प्रोडक्शन प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है, प्रोडक्शन प्रॉब्लम जो कि वो केस स्टडी में लिखी हुई होगी, एंड देन यू ऑलरेडी दैट यू ऑलरेडी हैव रेड,
ठीक है, तो अब आपने लिखना है TQM का एडवांटेज, सही है, आपने उसके साथ करना है लिंक टू केस, आपने किया उसके साथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और फिर आपने किया हाउ एवर, ये इशू आ सकता है, ठीक है। फिर आपने अगले पैराग्राफ के अंदर, अब आप पैराग्राफ चाहो तो एक जैसे भी बना सकते हो, चाहो तो नहीं भी बनाओ, दूसरा पैराग्राफ आपने बनाया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एडवांटेज 2, इसमें आपने लिंक विद द केस किया प्लस एक्सप्लेनेशन की, ठीक है, फिर आपने यहां पर हाउ एवर किया और आपने साथ इसके एक इशू रिजॉल्व कर दिया। ये जो दो पैराग्राफ्स आपने लिखे ना, इसमें असल में आपने इस पर्टिकुलर रेड लाइन को, जो मैं इस वक्त अब मैं बात कर रही हूँ, जो मैंने रेड लाइन खींची हुई है क्वेश्चन के अंदर, मैं ओरिजिनली इसको एग्री कर रहा हूं। मैं कहता हूँ हाँ यार, दरअसल आप सही कह रहे हो, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अगर हो ना तो वाकई मसले रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन दिस इज नॉट द ओनली थिंग, there are other aspects as well. For example, it's not only total quality management, it's basically of capacity that basically you just calculated। सही है, ये देखो, ये जो कैलकुलेशंस के बारे में बात आई है ना, दोनों कैपेसिटी की बात आ गई है, कंट्रीब्यूशन की बात आ रही है, दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अगर ये दोनों इंपॉर्टेंट होंगे तो ये भी चीज बन सकती है। तो अब मेरे पास जो पैराग्राफ बनेगा, पैराग्राफ 4 बनेगा, सही है, दैट इज इंपॉर्टेंस, सही है, या एडवांटेज एडवांटेज ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, सही है, उसको मैं करूंगा लिंक विद द केस, मैं उसके साथ करूंगा एक्सप्लेनेशन, और मैं करूंगा उसके साथ उसका हाउ एवर और इशू, ठीक है। और सिमिलरली मैं एक और काम करूंगा कि यूज करूंगा मैं कंट्रीब्यूशन की, कि कंट्रीब्यूशन को भी प्लीज यार देखो, कंट्रीब्यूशन जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट योर TQM, इट्स ऑल अबाउट जो है आपकी कंट्रीब्यूशन भी होनी चाहिए, और ये चीजें आपने इसके साथ यहाँ पर आइडेंटिफाई कर, ठीक है। तो ये जो आपने बात की है पूरी की पूरी, तो दिस इज अबाउट योर नो एलिमेंट। तो अब जब आपने ये बात की ना, तो यू बेसिकली हैव फुलफिल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये दोनों दोनों जो चीजें बात की हैं, यू हैव फुलफिल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेदर, ठीक है। और उसके बाद पैराग्राफ नंबर 5 के बाद पैराग्राफ नंबर 6 आएगा, विच बेसिकली इज गोइंग टू बी कंक्लूजन, ठीक है। और कंक्लूजन के अंदर दो चीजें होती हैं। नंबर 1 आपके पास चीज आती है विच इज नोन एज योर ओपिनियन प्लस रीजन, ठीक है। और दूसरी चीज जो आपके पास आती है दैट इज एंडिंग, सही है। अब एंडिंग के अंदर याद रखना कि आपको वो जो मैंने कल लास्ट जो मेरी वीडियो थी उसके अंदर मैंने बात की थी कि आपको कंक्लूजन के अंदर एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव लिंक करना होता है, तो ये आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव लिंक यहां पर आएगा, ठीक है। कि अगर ऑपरेशनल प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है तो बिजनेस क्या ग्रो करने में मदद देगा, क्या ये सर्वाइव करने में मदद देगा, क्या ये सेल्स प्रॉफिट बढ़ाने में मदद देगा, या ये कंपेटिटिवनेस बढ़ाने में मदद देगा, ये टोटली आपके ऊपर है कि आप आंसर कैसे लिखें। अब ये जो आपका ओपिनियन है, दिस ओपिनियन बेसिकली लाइज के वेदर यू आर नाउ फाइनली यू आर एग्रीइंग टू व्हाट द क्वेश्चन सेज और यू आर डिसएग्री, ठीक है। सो इफ यू आर एग्रीइंग देन पुट अनदर एडवांटेज ऑफ TQM, इफ यू आर डिसएग्रीइंग तो पुट पॉइंट अनदर पॉइंट और अदर इशू ऑफ TQM, कि यार TQM दरअसल काफी महंगा होता है इसलिए हर कोई कंपनी कर तो सकती नहीं, ठीक है। तो इस तरह से बात करके आपको अपने पॉइंट को वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है जी। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये चीज ध्यान में रखें कि वी कैन राइट अ लॉट और देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स देयर मे आस्क के सर क्या एक्स्ट्रा शीट मिलती है। आई डू नॉट प्रेफर कि आप एक्स्ट्रा शीट पे जाएं, क्योंकि इफ यू आर गोइंग फॉर एक्स्ट्रा शीट तो ये याद रखें यू आर राइटिंग मोर देन रिक्वायर्ड, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, सो दिस इज द स्पेस अवेलेबल फॉर यू, ट्राई नॉट टू एक्सीड इट, ठीक है जी। अब तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन जो है दिस इज अबाउट अगेन इट्स अ 16 मार्क क्वेश्चन। तो इसमें यहाँ पर कहा गया इवैल्यूएट, यानी कि हमें कंक्लूजन की तरफ जाना है, और द मोस्ट इफेक्टिव वे, देखो उन्होंने द मोस्ट इफेक्टिव वे यानी कि दे वांट योर ओपिनियन, दे वांट कि यू हैव टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ वेज, लाइक एटलीस्ट थ्री वेज, और उसमें से फिर आगे बताना है व्हिच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। दैट डायरेक्टर्स कुड इम्प्रूव, that directors could improve communication, यानी कि उनको अब कम्युनिकेशन इंप्रूव करवानी है बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज, यानी कि मैनेजर एम्प्लॉय के दरमियान केस स्टडी के अंदर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। अब आपको 3 डिफरेंट वेज कम अज कम बताने हैं। अब ये याद रखना कि ये क्वेश्चन 16 मार्क्स का, और 16 मार्क्स के अंदर वो कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप जो है
ये अदर इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करें या ना करें, आपको हमेशा अदर इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी होगी। यानी जितने भी मसले हैं, क्या वो सिर्फ कम्युनिकेशन को सही करने से एम्प्लॉय और मैनेजर्स के दरमियान जो रिफ्ट आई हुई है, जो कंफ्यूजन आई हुई है, क्या वो सॉल्व कर देगी? क्या और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं? ठीक है। सो कम्युनिकेशन को सही करने के द वेज जिस तरह से हम बात कर सकते हैं कि जी आप कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं। सो इट कुड बी कि आप जो है वन टू वन फेस टू फेस मीटिंग्स कर लें, आप जो है कुछ उनको और बेहतर तरीके से टास्क असाइन करना शुरू कर दें, उनकी जॉब डिस्कशंस बेहतर कर दें। ठीक है। क्योंकि अगर डायरेक्टर्स जो हैं वो कम्युनिकेशन इंप्रूव करते हैं, तो इससे उनके दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर हो जाएगा, तो कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाएंगे। सही है। इसके लिहाज से दे कैन यूज देयर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर दैट। ठीक है। एंड देन दे कैन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग के आप जिस वक्त आपने बात करनी है, तो आप उस वक्त अपने मैनेजर्स और एम्प्लॉयज आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकें, और उसके लिहाज से फाइनल मीटिंग्स वगैरह जो है बड़ी स्केजुअल मीटिंग्स हो, बड़ी टाइमली मीटिंग सेट की जाए, सो दैट काम जो है बेहतर तरीके से हो जाए। ठीक है। अब इस पूरी चीज के अंदर अब बच्चे जो है वो बिला वजह में कहीं ना कहीं से डेफिनेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट डेफिनेशन का जो पार्ट है, क्योंकि वी रियली वांट टू लाइक इम्प्रूव कम्युनिकेशन, तो आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। अब आपके पास कम से कम आपको 3 वेज बताने हैं, कम से कम 3, ऐसे 4 वेज होते हैं, अभी आप 3 वेज बताएंगे। ठीक है। 3 वेज क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपके पास उन 3 में से आप निकालना शुरू करेंगे कि दिस इज रीजन हाउ दे कैन इंप्रूव कम्युनिकेशन, वेज बताना शुरू करेंगे। ठीक है। तो अब वो वेज जो है कि किस तरह के मेथड्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती है, तो अब वो वे 1 2 3 4 वर्ड जितने भी आपने वेज बताने वो आप बताएं, और साथ साथ आप बताएं कि भाई सिर्फ कम्युनिकेशन इंप्रूव करने से ही जो है मसले रिजॉल्व नहीं होते, और बहुत सारी चीजें हैं जिससे मसले रिजॉल्व होते हैं। ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट वे 1, आपने उसको लिंक किया केस के साथ। ठीक है। आपने उसकी एक्सप्लेनेशन दी, क्योंकि ये आपका वे 1 है, इसके लिहाज से इसका आपने हाउ एवर किया, और आपने इशू लिख दी। ठीक है। इसी तरह से आपने पैराग्राफ नंबर 3 किया, आपने वे नंबर 2 की, आपने उसको लिंक किया, आपने उसकी एक्सप्लेनेशन दी, आपने उसका हाउ एवर कर दिया। सही है। इसी तरह से आपने वे नंबर 4 दिया, 3 वेज आपने बता दिए। सही है। फिर आपने ये बात की, फिर आपने अदर किया, फिर ये चीज आई। अब जो पैराग्राफ नंबर 5 आएगा ना, तो इस पैराग्राफ नंबर 5 में हम बात करेंगे अदर इन्फो की। सही है। अदर इन्फो का मतलब ये है कि क्या सिर्फ कम्युनिकेशन को ही, ये जो वेज आपको बताए जा रहे हैं, क्या इसमें कम्युनिकेशन करने के लिए एम्प्लॉयर और मैनेजर का एटीट्यूड जो है वो देखा जा सकता है? क्या इसमें स्टीरियोटाइपिंग तो नहीं है? क्या मैसेज बहुत लंबे तो नहीं है? तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के बारे में भी बात करनी होगी आपको। ठीक है। कि यार ये जरा देख लो इसमें बैरियर्स क्या क्या आ सकते हैं। यू रियली नीड टू नो कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हैज टू बी लिंक्ड। ठीक है। तो ये बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के लिहाज से आपने बात कर। ठीक है। और इसके साथ साथ आप फिर लीडरशिप के लिहाज से बात भी कर सकते हैं कि यार अदर इन्फॉर्मेशन में हम बात जो है वो लीडरशिप की कर सकते हैं कि यार अगर लीडरशिप ही सही नहीं होगी, सो देयर इज नॉट गोइंग टू बी एन इशू। इसके अंदर हम कॉर्पोरेट कल्चर की बात भी कर सकते हैं कि कॉर्पोरेट कल्चर ऐसा नहीं है जिसमें कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती है, तो देयरफॉर इट हैज टू बी वेरी मच लाइक जस्टिफाइड के कम्युनिकेशन बैरियर्स आ रहे हैं। तो ये आपके पास चीज आ गई। अब ये चीज ध्यान में रखो कि आपके पास फाइनल पैराग्राफ आ गया, क्योंकि फाइनल पैराग्राफ जो है हम बार बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें अब पता चल गया कि यार हम लोगों ने ये बातें कर ली है, वेस की बात कर ली है, ये हो गया। हम लोगों ने इंप्रूव कम्युनिकेशन की बात कर ली, ये हो गया। हमने एम्प्लॉय मैनेजर के दरमियान बात कर ली, ये हो गया। लेकिन इसने भी बात की हुई है कि यार मुझे जो है ना मोस्ट इफेक्टिव वे बताओ। ठीक है। और अब मोस्ट इफेक्टिव वे का मतलब ये है कि अब आप जाएंगे और आप अपना रिकमेंडेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है। और अब आप जो है वो कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, और कंक्लूजन के अंदर फिर 2 चीजें होती हैं। वन इज ओपिनियन, के ऊपर दिए गए जो मेथड्स हैं उनमें से कौन सा वाला वे यू थिंक इज बेटर वन, और इसकी जो एंडिंग है उसके अंदर फिर आपको जो है वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव लिंक करना है। ठीक है। क्योंकि बिजनेस ऑब्जेक्टिव के अंदर अब आपने जो पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 लिंक कर दिया है, अब वो अवेलेबल नहीं है। अब ये कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करने से क्या कंपेटिटिवनेस होती है, प्रॉफिट सेल्स बढ़ता है, ग्रोथ होती है, या सर्वाइवल बचता है, ये देखना पड़ेगा, उससे आपको लिंक करना पड़ेगा। ठीक है।
तो ये चीज जहन में रखो। अच्छा, अब ये चीज एक और भी इस चीज को अपने जहन में बनाओ कि ये जो हमारे पास हाउ एवर वाला हिस्सा आया है पूरा का पूरा, सही है, ये जो हाउ एवर वाला हिस्सा है, दिस हाउ एवर वाला हिस्सा इज बेसिकली आर इवेल्युएशन। ठीक है, ये जो आपके पास अदर इन्फो वाला डब्बा आया है, ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो इवेल्युएशन। सही है, और ये जो आपके पास ये जो पूरी चीज आई है, लग रहा है सही बन जाएगी, दैट्स गुड, इट्स बैड, तो आई कैन जस्ट डिलीट इट, या आई कैन, सही है, ये जो चीज आपके पास आई है, दिस इज ऑल्सो इवेल्युएशन, ये भी आपकी इवेल्युएशन। So you can see कि we have a lot of evaluation in our answer। ये हमारे पास यहाँ पे पहला evaluation ये पूरा आ रहा है, फिर हमारे पास evaluation 2 यहाँ पर आ रहा है, फिर तीसरा evaluation हम लोग sum up कर रहे हैं। So we have done a lot of evaluations। और ये भी प्लीज ध्यान में रखना कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है, इसकी मार्किंग जो है वो नॉलेज जो है वो 2 मार्क की है, एप्लीकेशन जो है जिसको हम एपी कहते हैं वो भी 2 मार्क की है, जो एनालिसिस है 16 मार्क के अंदर वो 6 मार्क का है, और जो इवेल्युएशन है वो भी 6 मार्क। ठीक है, तो ये चीजें ज़हन में रखो कि जब आप ये बता रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप काम को सही तरीके से करें। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ इट्स बेसिकली गोइंग टू बी देयर। और जो एक्सप्लेनेशंस आ रही हैं, जितनी भी आपकी एक्सप्लेनेशंस हैं, ये वाली, ये जो एक्सप्लेनेशंस है सारी की सारी, ये आपकी एनालिसिस है। ठीक है, और जितना भी आपका लिंक विद द केस है, ये आपका जो है एप्लीकेशन है, और जो वेज है वो आपके पास आपकी नॉलेज है, इवन द डेफिनेशन इज आल्सो द नॉलेज। सो एवरीथिंग इज लाइक हैव इट्स ओन प्लेस, कि वो उस प्लेस के अंदर होगी तो अच्छी लगेगी। देन गोज, और इसके लिए 3 पेजेस आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो यू हैव एम्पल स्पेस। तीसरा चौथा क्वेश्चन जो है दैट इज अबाउट कैलकुलेशन, पे बैक पीरियड एआरआर के लिहाज से एनपीपी निकालना है। और अब ये इंतहाई एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन आ गया है, जिसको आमतौर पे सीआई वाले क्वेश्चन कैलकुलेशन के साथ अटैच करते हैं। सही है, अब यहाँ पर इन्होंने जो है एक बड़ी फॉर्मल सी बात की, यू मे रेफर टू योर आंसर टू पार्ट ए एंड अदर इंफॉर्मेशन, recommend वेदर। और अब ये देखिए, वेदर के बाद क्या करते हैं हम लोग, वेदर के बाद जो भी चीज लिखी हुई होती है, सॉरी ये ज्यादा लंबा हो गया, थोड़ा सा, थोड़ा छोटा हो जाए बेटे। ठीक है, ये जितनी चीज भी लिखी हुई होती है, ये सारी की सारी जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया, अब इसको आपने एग्री भी करना है और डिसएग्री भी करना है, लेकिन उन्होंने ऊपर बात कर दी है कि आप भाई अपने आंसर को भी रेफर कर लें और आप अदर इंफॉर्मेशन को भी रेफर करते हैं, उन्होंने खुद कह दी, तो अब हमें करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सो अब हम लोगों ने जो है, पहले हम लोगों ने बात करनी है कि हमारे पास जो पहला पैराग्राफ जो बनेगा, अब ठीक है, एआरआर को बढ़ाना है, पेबैक को कम करना है, और एनपीवी को बढ़ाना है, कैसे करेंगे बताएंगे, आप इसको समझाएंगे कैसे, इसको किस तरह से बात करनी है। ये जो आपने बात की है ना, ये जो आपने बात की, ये ओरिजिनली आप लोगों ने बात की है इस चीज की। ठीक है, और इसमें आपने इस बारे में बात पूरी कंप्लीट कर दी। अब आप आ जाए कि जी वो अदर इन्फॉर्मेशन जो है, वो अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो भी जरूरी होती है, लेकिन याद रखो कि अदर इन्फॉर्मेशन को पहले जरा समझाने के बाद ऊपर नीचे कर दो, कोई मसले की बात नहीं है। तो मैं उसी सीक्वेंस के साथ चल लेता हूँ, क्योंकि मैंने दूसरा जो पैराग्राफ है दैट इज फॉर अदर इन्फॉर्मेशन। सही है, और अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर सिंस ये पे बैक पीरियड और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिहाज से है, तो मुझे इसमें जो मसला है वो फ्यूचर कैश फ्लोज का है। ठीक है,
मुझे जो मसला है वो अनसर्टेनिटीज का है कि ये चीज जो है ये कितने देर में इसमें क्या अनसर्टेनिटी आती है, तो ये अनसर्टेनिटी से कैसे कोप अप करता है। सही है। मुझे इसके अंदर एक और जो इशू लग रहा है वो ये है कि ये जो इनके पास जो पैसे हैं वो सोर्स ऑफ फाइनेंस का इशू कैसे कवर करेंगे। सही है। ये वो अदर इंफॉर्मेशन है जो मुझे सोचनी, ठीक है, बिफोर आई डायरेक्टली कन्विंस माय डायरेक्टर्स के यार ये चीज आप कर लो और उससे बेहतरी हो जाएगी, मुझे बहुत ज्यादा एक थॉरो प्रोसेस करना है। ठीक है, तो ये जो मैंने काम किया है इसकी वजह से मेरा ये वाला जो पार्ट है, आई एम डन विद दिस थिंग, सिंस आई एम रीडिंग द क्वेश्चन अगेन आफ्टर एवरी पैराग्राफ, तो आई नो कि मैंने क्या कर लिया क्या रह गया, तो यही मैं कल भी बात कर रहा था, क्या रह गया क्या करना है, तो मुझे मालूम है कि नाउ माई होल फोकस इज ऑन वेदर। और वेदर की मुझे मालूम है शाखें क्या है, वेदर में मुझे उसको यस भी करना है, मुझे नो भी करना है। यस करने का मतलब ये है कि हाँ तुम 3D प्रिंटर्स के अंदर इन्वेस्ट करो तो तुम्हें ये फायदे होंगे। ठीक है, तो अब हम आ जाएंगे पैराग्राफ नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन 3D प्रिंटर्स। सही है, उसके लिहाज से अब क्योंकि मैंने 3D प्रिंटर्स वैसे बता दिए, तो जब आप बताएंगे तो लिंक बात ही बता रहे होंगे, इसलिए अब आपने यहां पर कर लिया एक्सप्लेनेशन, और साथ क्योंकि आप एडवांटेज लेके चल रहे हो तो इधर आपके पास आ गया हाउ एवर इशू। ठीक है, इसी तरह से आप चाहें तो अलग पैराग्राफ बना लें, नहीं बनाना चाहते तो आप इसे साथ अटैच भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ पैराग्राफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, बस पॉइंट रिपीट नहीं होने चाहिए एक क्वेश्चन के अंदर, कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं होने चाहिए और रिपीट नहीं होने चाहिए, ये कोर एलिमेंट है। नो कॉन्ट्रोडिक्ट नो रिपीट। सही है, ये जो दो चीजें मैंने की हैं ये मैंने की यस के लिए। अब आ जाते हैं पैराग्राफ नंबर 5 के ऊपर। अब ये याद रखो कि 3D प्रिंटर में इन्वेस्ट करने ना करने से हमें क्या फायदा होगा, नॉट टू इन्वेस्ट। सही है, सही है, तो ये चीज जो मैंने की है ये बेसिकली मेरा चलेगी नो। अब सिंस हमने अदर इन्फॉर्मेशन भी समझा दी और हम लोगों ने सब चीजें समझा दी, तो अब मेरे पास चलेगा अगला आखिरी पैराग्राफ। सही है, विच इज गोइंग टू बी कंक्लूजन। और कंक्लूजन के अंदर मुझे पहले तो ये चीज देखनी है कि मेरा ओपिनियन क्या है, कि मुझे उसने रेकमेंड कह दिया हुआ है तो मुझे ओपिनियन देना है कि इसको ये ऑपरेशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, साथ रीजन के साथ आएगा ये। और बी मेरे पास आ जाएगी एंडिंग, और एंडिंग के अंदर ये चीज जहन में रखो कि आपके पास जो बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप दो ऊपर ऑब्जेक्टिव्स पार्ट 2B के अंदर और पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप दो ऑब्जेक्टिव्स लिंक कर चुके हैं, तब आपके पास बचे चार में से दो ही हैं। चार कौन कौन से हैं, सर्वाइवल है, ग्रोथ है, प्रॉफिट और सेल है, और एक और आपके पास कंपेटिटिवनेस है। ठीक है, अब जो दो पहले आप लिंक कर चुके हैं अब हो गया, खत्म हो गया, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इंश्योर करना है कि अब आप बाकी रिमेनिंग की तरफ जाए। दिस इज हाउ यू हैव टू स्ट्रक्चर द क्वेश्चन। ठीक है, और ये याद रखें कि जब कभी भी आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं 16 मार्क के अंदर, तो वो बकायदा आपसे कहेगा नहीं, लेकिन आपको वहां पर अदर इन्फॉर्मेशन डालनी है। 12 मार्क वाला जब कहेगा तब डालनी। ठीक है, देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, एंड विच इज बेसिकली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। इवैल्यूएट, फिर आ जाते हैं इसके ऊपर। इवैल्यूएट द इंपॉर्टेंस, यानी इसे सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंस के बारे में बात करनी है, टू एफ फॉलोइंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट process before adding before adding metal glasses to its product range। सही है, यानी ये प्रोडक्ट रेंज में मेटल ग्लासेस को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले प्रोसेस डेवलपमेंट का क्या फायदा। याद रखो ये पूरे बिजनेस स्टडीज की हिस्ट्री के अंदर पहली दफा ये क्वेश्चन आया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, एनडीपी। सही है, तो ये बुक के अंदर पूरा इसका प्रोसेस बना हुआ है, आप लोग देख लीजिए इस चीज।
अब आपको क्योंकि इसका बोला गया है कि ये चीज जो है इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, आपको एनडीपी करके नहीं दिखाना, तो उसके स्टेप्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पास पहला पैराग्राफ जो होगा, पहला पैराग्राफ इज गोइंग टू बी डेफिनेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सही है। तो आपने कहा भाई न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिहाज से या प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की डेफिनेशन है। देन आपके पास दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट आया क्योंकि आपने इंपॉर्टेंस लिखनी है, इसलिए आपने एडवांटेज वन ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्लस लिंक विथ केस प्लस एक्सप्लेनेशन प्लस हाउ एवर, और ये साथ आ जाएगा इशू। ठीक है। फिर आपके पास आ गया पैराग्राफ नंबर 3, दिस इज एडवांटेज टू एनडीपी प्रोडक्ट लिंक हाउ एवर। सिमिलरली अब मैंने कल भी बात की थी कि हमें 4 पॉइंट्स की तरफ जाना होगा, तो इसलिए हम एडवांटेज नंबर 3 की तरफ जाएंगे, दिस 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 एंड दिस। ठीक है। सिंस हमारे पास यही चीज नहीं है, हमें अदर इंफॉर्मेशन डालनी है, इसलिए अब हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट जो है, इट इज नन अदर देन अदर। ठीक है। और अब न्यू प्रोसेस डेवलपमेंट में बिफोर एडिंग ग्लासेस एंड फ्रेम्स टू इट्स प्रोडक्ट रेंज, अब ये है कि व्हाट एल्स यू हैव टू थिंक अबाउट, इट्स नॉट ओनली द प्रोसेस डेवलपमेंट, इट्स बेसिकली यू हैव टू थिंक अबाउट द फाइनेंस साइड। सही है। कंपटीशन, भाई आप जब एक चीज कर रहे हो तो कॉम्पिटिटर भी तो कुछ करेगा ना। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आपके पास जो है दूसरी चीज जो है कि सक्सेस जो इंपॉर्टेंस है वो इस चीज में भी है कि आपका जो ओवरऑल जो वर्कर है वो आप रिजॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है। प्लस आपके पास जो ये आपने न्यू प्रोसेस डेवलपमेंट किया है, इसमें कंज्यूमर, सही है, बिहेवियर चेंज, तो ये बात भी यहाँ पर की जा सकती है। जब ये आपने बात कर ली है तो अब आप आ जाएंगे, क्योंकि आपने असल में जब ये बात की है, ये तीनों बातें की हैं, तो आपने असल में इसको आंसर किया है। ठीक है। और आप अगर फॉर एग्जांपल ये वाली बात कर रहे हैं, तो ये ओरिजिनली आपने इस चीज पर आंसर किया है। यहाँ पे इवैल्यूएशन की तरफ गए हैं, क्योंकि आप इवैल्यूएट कर रहे हैं। इवैल्यूएशन खैर यहाँ पर भी है, हाउएवर के टाइम पर भी है, लेकिन दिस इज मस्ट इन पेपर 3। सही है, इन 16 मार्क्स। एंड देन यू हैव द फाइनल पैराग्राफ, सही है, विच इज योर कंक्लूजन। ठीक है। और अब आप उन 4 ऑब्जेक्टिव में से 3 को इस्तेमाल कर चुके हैं, एक रह गया हुआ। ठीक है। तो अब आपके पास यहां पर जो है, यू आर गोइंग टू ब्रिंग इन द इन ओपिनियन प्लस रीजन। सही है, कि आपका ओवरऑल ओपिनियन क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो सकती है, लॉन्ग रन एस्पेक्ट इसका क्या हो सकता है, वो बता दें। ठीक है। एंड नंबर 2 जो है, दैट इज गोइंग टू बी योर एंडिंग। सही है, विच इंक्लूड्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव लिंक। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डील विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और ये याद रखें कि जब मैं अपना आंसर कर रहा हूं, तो मुझे बार बार इस चीज को रेफरेंस करना है कि बिफोर एडिंग फ्रेम्स टू इट्स प्रोडक्ट रेंज, यानी प्रोडक्ट रेंज में ऐड करने से पहले मुझे क्या फायदा मिलेगा, बाद वाला फायदा नहीं लिखना। ठीक है। तो ये चीज, इस चीज को सही में रखें। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव इन पेपर नंबर 3 फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन ए। और अब जो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जो कंसर्न होगा, दिस इज गोइंग टू बी एसएस। फॉर दैट यू जस्ट हैव टू वेट। And that's it for today. Thank you very much. Assalamu alaikum warahmatullah.